वाह। इतना महिला विकास केंद्र की फाउंडर मेंबर अशुंता पारदे जी। अशुंता जी लंबे समय से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्यों में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के इम्प्लीमेंटेशन पर लगातार काम करती आ रही हैं। तो मैम, आपका शक्ति संवाद कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हाँ मैम, सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, और जिस फील्ड में आपने इतना लंबे समय तक काम किया और अभी भी कर रही हैं, इस इस विषय को और इस तरीके के काम को आपने कैसे चुना और आपकी शुरुआत कैसे हुई? अ, मेरे काम की शुरुआत मैंने कॉलेज से ही शुरुआत की थी। हमारे कॉलेज में तब नेशनल सोशल सर्विस हुआ करता था। वहां से मैंने शुरुआत की थी। फिर मैंने जब लॉ किया तभी मैं एक एनजीओ से जुड़ गई, और वहां पे मैंने महिलाओं की बहुत सारी समस्याएं देखी थी। और तभी से मैंने काम शुरुआत किया था, लीगल वर्क एज सच। और जब मैंने लॉ खत्म किया तब मैंने एनजीओ बनाया, चेतना महिला विकास केंद्र, जिसके बारे में मैंने सोचा था कि एक सपोर्ट सिस्टम बन जाएगा महिलाओं के लिए। क्योंकि मैंने देखा था कि कोर्ट में जाने के लिए महिलाएं तैयार नहीं होती है, अकेली जा नहीं सकती है। ये मैं आपको 1995 का बोल रही हूँ। तब आज के जैसा इतना फ्री एनवायरनमेंट नहीं था, और बैटर्ड विमेन और उतने कानून भी नहीं थे, लेकिन उनको साथ में लेके जाना और उनको वो कानूनी लड़ाई में रखना वो बहुत मुश्किल होता था। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप ने उनको बहुत मदद किया, जो हमारी संस्था ने शुरुआत की थी। तो आपने डोमेस्टिक वायलेंस और मतलब विमेन डोमेस्टिक वायलेंस पर काम करना शुरू किया। इस बीच किस तरीके के अधिकतर केसेस आपको ज्यादा रिपीटेशन में दिखाई दिए? एक्चुअली हमने काम जब शुरू किया था तभी से महिलाओं के फैमिली वायलेंस के ज्यादा मामले आते थे वहां पे। शुरुआत में ज्यादातर डाउरी के केसेस आते थे, और क्रुएल्टी के बहुत ज्यादा होते थे, और पैसे की मांग, दहेज के लिए प्रताड़ित करना, ये ज्यादा केसेस हुआ करते थे। लेकिन जैसे धीरे धीरे महिलाएं कमाने लगी तो दहेज का डायरेक्ट मांगना कम हो गया। लेकिन उसकी जो कमाई है, जैसे कि सैलरीज है वो लेना, उसका एटीएम कार्ड रखना, बैंक और उसके पैसे पे कंट्रोल जमाना, ये सब नए केसेस आने लगे। क्योंकि तब तक महिलाएं सीखने भी लगी थी, और पुणे जैसे शहरों में आईटी कंपनीज आई थी, तो बहुत सारी महिलाएं काम को जाने लगी। और वो तो एक कंडीशन हो गई, प्री कंडीशन मैरिज के लिए, कि विमेन विल गेट मैरिड ओनली इफ दे आर हैविंग ए जॉब। तो उसके साथ फिर ऐसे हुआ कि उनकी जो कमाई है उससे घर लेना, कार लेना और उसके लोन भरना, ये तरीका ज्यादा शुरू हो गया। फिर 2005 में जब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया, तब हमने वो सब केसेस उसी में हमने एड्रेस करना शुरू किया था। और शुरुआत से ही वैसे कि अभी लड़कियों को क्रुएल्टी का सामना करना, ईव टीजिंग होता था, और लव, मतलब एक तरफा प्यार जो होता है स्कूल के लड़कों में, कॉलेज के लड़कों में, वो केसेस ज्यादा आती थी। अभी भी आती है, और वो रेप केसेस आती है। अभी तो साइबर क्राइम आने लगा है। तो ऐसे मुझे लगता है कि महिलाओं की समस्याओं का ये बहुत बढ़ गया है दायरा। और मुझे लगता है हमारी जैसी संस्थाएं बहुत कम है जो कि हर मौके पर जाके उनको मदद करे, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसीज बहुत कम है अपने देश में, अपने लोक संख्या के अनुपात से। बिल्कुल। इवन आपने डाउरी की बात की, आपने रेप की बात की, और जैसे कि आज का हमारा विषय है कि हम मैरिटल रेप पर बात करने जा रहे हैं, तो फिलहाल में ही हम देखें तो अगर छत्तीसगढ़ की जो घटना हुई है और छत्तीसगढ़ की घटना के बाद जो कोर्ट का फैसला आया है, क्योंकि जिला अदालत ने तो पुरुष को 10 साल की सजा दी थी, लेकिन हाई कोर्ट का ऐसा डिसीजन जो कि पूरे देश में एक चर्चा का विषय बन गया है, जो कि लॉ पे अपने आप डायरेक्ट सवाल खड़े कर देता है, कि मैरिटल रेप में किसी महिला की मौत हो जाने के बाद भी पति दोषी नहीं दिया गया। तो इस तरीके की घटनाओं पे या इस तरीके के कोर्ट के केसेस पे आपका क्या कहना है? मैंने ज्यादातर देखा है कि लोअर कोर्ट में फैसले
दिए जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हायर कोर्ट में केसेस चले जाते हैं, तब वो सेंसिटिविटी कम हो जाती है, और वो ऐसा सोचते हैं कि ये हमारे कल्चर के खिलाफ है, ये हम पुरुषों के खिलाफ एक और अस्त्र दे रहे हैं महिलाओं को। और एक नजरिया है कोर्टों का, पुलिसों का और जनरल पेट्रियार्की का, कि महिलाओं को कुछ देंगे तो उसका हथियार का इस्तेमाल जी करेगी और जी। पुरुषों को प्रताड़ित करेगी। तो उसकी वजह से ही ये महिलाओं को कंट्रोल करने का एक तरीका होता है, और उसमें उनका सिर्फ स्टीरियोटाइप थिंकिंग है, दूसरा कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और जहां तक क्या। मेरा अनुभव है कि महिलाएं उसके खिलाफ नहीं लड़ती है। जैसे कि अभी एक केस में ऐसा ऑर्डर आया, तो कितनी सारी महिलाएं डिस्कस कर रही है आपको छोड़ के, और वो सिर्फ डिस्कशन के लेवल पे रह जाता है, उसका कोई आंदोलन नहीं होता है। ये भी एक कारण है। जी जी मैम। महिलाओं के खिलाफ जो भारत में हम देखते हैं वैवाहिक बलात्कारों की जो भागीदारी है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और स्थिति और ज्यादा खराब होती जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि अ, इस रवैये के प्रति कौन ज्यादा जिम्मेदार है? मैं उसको तो पुरुष प्रधानता जिम्मेदार कहती हूँ, क्योंकि ये हमारा पूरा कल्चरल जो उल्टा जाना शुरू हुआ है अभी। मतलब कल्चरल रिवाइवल जो बोल रहे हैं, तो महिलाओं के प्रति ज्यादा से ज्यादा बंधन में रहना, एक जगह पे मॉडर्न पढ़ाई करना, मॉडर्न तरीके से रहना और घर के लिए कमाना, लेकिन घरों में आने के बाद वो ट्रेडिशनल महिला चाहते हैं घर में, और पैसा और बाकी सब चीजों में, पढ़ाई में महिला अभी आगे है पुरुषों से भी। तो फिर कंट्रोल कैसा करे, तो फिर ये रेप जैसा या सेक्सुअल वायलेंस का इस्तेमाल किया जाता है पुरुषों से। और मैंने तो इतना भी देखा है कि उस घर की महिलाएं भी उसमें शामिल होती है। मेरे पास भी जो मैंने केसेस किए हैं, उसमें मैंने देखा है कि महिलाओं को बहुत सारे घर की महिलाएं भी छल करती है कि वो पति को समाधान देने तक काम नहीं करती है, और बिल्कुल। इसके लिए वो जिम्मेदार है उसको खुश करने के लिए। लेकिन भारत में अगर स्थिति देखें तो हम डेटा की बात करें तो डेटा के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट का खुद का डेटा है उसमें 32% ऐसी केसेस हैं जो इमोशनल फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस के ऊपर आते हैं। और खासकर ये वो केसेस हैं जो आफ्टर मैरिड पति के द्वारा किए जा रहे हैं और इनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसमें शासन और प्रशासन के जो रवैया है या उनकी तरफ से जो स्ट्रिक्ट एक्शंस होने चाहिए उसमें हमें उतनी हिस्सेदारी या उस तरीके का स्ट्रिक्ट नेस नहीं दिखती है। तो उन चीजों पे जो आप जैसे सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं उनकी क्या भागीदारी होती है और उनके डिसीजन मेकिंग में क्या रोल्स होते हैं? एक्चुअली ये सब मुद्दे जो है ना, उनके ट्रेनिंग का पार्ट होना चाहिए। जैसे कि जजेस तैयार होते हैं, उनका जो सिस्टम है ट्रेनिंग करने का, पुलिस का ट्रेनिंग होता है, उसमें इन चीजों पे ज्यादा ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है। नॉर्मली उनको सिर्फ पब्लिक का जो आउटरीच है उसको संभालने के ही तरीके सिखाए जाते हैं, लेकिन वो सेंसिटिविटी नहीं सिखाया जाता है, जो उनका पढ़ाई का जो ये है सिलेबस है, उसमें इसको इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। ये एक महत्वपूर्ण कारण है। और एनजीओ की समझ वो भी बहुत कम है। आपने अगर देखा तो सीएसआर कंपनीज लॉ आने के बाद बहुत सारे नए संगठन और संस्थाएं तैयार हो गई है, जिनमें समझ बढ़ाने के लिए कोई ट्रेनिंग का प्रावधान नहीं है। लोग मतलब शुरू करते हैं काम, और उस काम में महिलाओं का अगर केस आता है तो लॉयर के पास भेज देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लॉयर भी सेंसिटिव है जो केस लड़ते हैं, वो भी महिलाओं को आने के पहले ही बोलते कि अभी तुम समझौता कर लो, कितना लड़ोगी। और केस का जो टाइम फ्रेम है वो बहुत दूर दूर तक जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस ने 60 दिन का ये दिया है लिमिटेशन, लेकिन आप देखिए इंटरिम ऑर्डर के लिए भी 3 3 साल लगाते हैं जज। तो कौन सी महिला कोर्ट में जाएगी, और जाएगी तो वो उतने सस्टेन नहीं हो पाती है, क्योंकि वो बिल्कुल। ज्यादा उसका ये भी है, नंबर भी बहुत ज्यादा होता है केसेस का। और कोर्ट के सामने बाकी जो पब्लिकली डिमांडिंग केसेस है उसमें वो ज्यादा ध्यान देते हैं।
ऊपर से कोर्ट्स के जजेज का ट्रांसफर होता है, वो भी एक कारण है कि महिलाओं को न्याय नहीं मिल सकता है टाइम में। तो इसमें मतलब एक तो रेप एक अपने आप में बड़ा विषय है। या वर्तमान की स्थिति को हम देखें तो आज के टाइम पे हर घंटे में हमें रेप की खबर मिलती है, और हर मिनट में किसी न किसी जगह पर किसी न किसी महिला के साथ इस तरीके की घटनाएं होती आ रही हैं। हम्म, मैरिटल रेप का भी डेटा अपने आप में काफी कुछ सच्चाई कहता है। कुछ डेटा तो हमें मिलता ही नहीं है, क्योंकि महिलाएं ऑलरेडी इस विषय पर बात ही नहीं करना चाहती और इस विषय को लेकर वो एक्सेप्टेंस ही नहीं बना पाती हैं कि ये पति प्यार कर रहा है या रेप कर रहा है। तो इसकी बराबर। जागरूकता पे भी बहुत बड़े सवाल उठते हैं, और बार बार बात की जाती है कि महिलाओं को मैरिटल रेप के प्रति जागरूक होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी औरत अपने आप से एक्शन ही नहीं लेना चाहती। तो ऐसे कोई केसेस हैं आप जो हमें बता पाए, शेयर कर पाए, कि महिलाओं को पता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, उसके बाद भी वो अपने आप पीछे हटती जाती हैं? हाँ, बहुत सारी केसेस ऐसे आती है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे बच्चे बड़े हो जाने दो, उनकी पढ़ाई होने दो, अगर मैं कुछ एक्शन लूंगी तो मेरा घर टूट जाएगा और बच्चे अनाथ हो जाएंगे। क्योंकि महिलाओं को लगता है कि बच्चों के लिए माँ बाप दोनों भी चाहिए, और घर का जो प्रोटेक्शन है वो मैरिटल होम का वो चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर उसे जाके माँ बाप के घर में रहना पड़ता है, जहाँ पे जरूरी नहीं कि उसको उतना प्यार और सम्मान मिले। इसलिए महिलाएं पति के घर में ही रह के ये सब सहन करना प्रेफर करती है। और लेकिन अगर लड़कियों को हम सिखाएंगे पहले से, जैसे कि उनका कॉलेज स्कूल में उनका जब बाकी सेंसिटाइजेशन बढ़ता है, मतलब रहन सहन अगर आप देखेंगे तो लड़कियां बहुत मॉडर्न रहती है, उनको मालूम है कि हमें वक्त के साथ चलना है। लेकिन खुद का जो जिंदगी का उसका पार्टनर कौन सा होगा, वो पार्टनर के लिए वो क्या करना चाहेगी, तो उसमें वो रिस्क लेना नहीं चाहती है। हमेशा इंडियन गर्ल्स जो है वो अपने माँ बाप के चुने हुए लड़के से ही शादी करना चाहती है। और आप सबको मालूम है कि वो लड़का कैसा होगा, कि जो उसके पिताजी के पॉकेट को सहन पाएगा, क्योंकि पिताजी का जितना बजट है उसी बजट में वो लड़का ढूंढेंगे। और फिर उसके साथ उसको रहना पड़ता है, क्योंकि उसको लगता है कि हमारे माँ बाप का सम्मान उसमें है। अगर मैं मन से शादी करूंगी तो वो घर के खिलाफ जाएगा। और आपको तो मालूम है कि ये भी है ना, ऑनर किलिंग कितना है हमारे समाज में। हर स्टेट में लड़की अगर किसी लड़के से बात भी करती है तो शादी को तो छोड़िए, उससे पहले ही लड़की का मार दिया जाता है। आप अगर नंबर देखेंगे कि चाइल्ड मैरिज का कितना हाई नंबर है, महाराष्ट्र जैसे स्टेट में भी ये हाई नंबर है। बहुत सी लड़कियों का शादी 15 साल में हो जाता है, 16 में बहुत ज्यादा हो जाता है लड़कियों का शादी। तो ये क्यों होता है? और वो तो फिर वो पॉक्सो भी कानून लगना चाहिए, तो नहीं लगता है। बच्चियां 14-15 साल में माँ बन चुकी है। और ये सब हमारा सरकार का जो यंत्रणा है, जिसमें आंगनवाड़ी सेविका होती है, वो मतलब वो सेवा देती है, और उनको मालूम है कि ये लड़की का उम्र ये है, लेकिन कोई केस नहीं होता है चाइल्ड मैरिज का। और वो चाइल्ड मैरिज का केस हो जाएगा तो बच्चा हो गया है, तो कोर्ट क्या ऑर्डर करेगा? कुछ नहीं करते हैं। अगर देखा जाए तो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उसमें मैरिटल रेप की कितनी हिस्सेदारी है? वो डिवोर्स के 99% केसेस जो है वो मैरिटल रेप के ही होते हैं, कि जब महिलाएं तैयार होती है डिवोर्स के लिए, उसका कारण ही ये होता है कि शी कैन नॉट बेयर द नाइट्स विद द मैन। लेकिन प्रॉब्लम ये भी होता है कि ये दूसरा शादी कर लेता है आदमी, बच्चे महिला के साथ चले जाते हैं, तो वो सेकेंड विक्टिम तो आती है उधर। और कोई भी कोर्ट में वो लिखा थोड़ी होता है कि किस वजह से डिवोर्स हुआ है, क्योंकि अल्टीमेटली डिवोर्स इतना खींचता है और म्यूचुअल कंसेंट में चला जाता है, तो उसपे कुछ आता ही नहीं है। सो यू नेवर नो द बिहेवियर ऑफ द पार्टनर। और लोग तो फिर महिला को ही दोष देते हैं कि यही नहीं शादी टिका पाई, ऐसा होता है। अ, आपके पास मतलब ऐसी कोई रोल मॉडल महिलाएं हैं? आप इतने समय से इन केसेस पे काम कर रहे हो, इस तरीके की महिलाओं को देखते हो, तो ऐसी कोई महिला की जिसने इतनी चैलेंजेस और इस तरीके की सामाजिक भेदभाव के बाद भी मैरिटल रेप के खिलाफ आवाज उठाई हो? आवाज उठाने का मतलब ये है कि केस दाखिल करना, लेकिन मैरिटल रेप के केसेस में सजा होना ये बहुत मुश्किल बात है।
क्योंकि ऑन द वे मतलब जैसे कि केस दाखिल होता है, 3-4 साल में वो थक जाते हैं महिलाएं। बच्चों की पढ़ाई होती है, उनका खुद का करियर होता है, और बच्चों की जरूरत के हिसाब से उनको पैसा चाहिए, फिर वो डिवोर्स में ही तब्दील हो जाता है। तो मुझे कोई एंड नहीं दिखता है। और मैंने ये भी देखा है कि एक्चुअली डिवोर्सी विमेन के साथ पति आके बलात्कार करते हैं। इवन आफ्टर डिवोर्स हिज कम्स एंड एंटर्स इन द हाउस। वो तो इलीगल है। उसके खिलाफ भी महिलाएं नहीं करती केस। फिर उनको ऐसा लगता है कि वो बच्चों का बाप है, आ गया बच्चों को मिलने। तो सिर्फ मिलने नहीं आता, उधर रहता ही है रात को। एंड देन ही रेप्स हर। शी डजंट वांट इट, क्योंकि तब तक उसने दूसरी शादी भी की है, दूसरी औरत भी है, दूसरे बच्चे भी है। फिर भी वो पहली औरत के साथ आके अपना हक जमाता है। तो मतलब भारत में अगर हम स्थिति पे बात करें तो ऐसे कई सारे देश हैं जो मैरिटल रेप को अपराध घोषित कर चुके हैं, लेकिन भारत में कहीं ना कहीं आज इस चीज को नजरअंदाज कर दिया जाता है। जिसमें सरकार का एक बड़ा योगदान हम समझ सकते हैं कि अगर सरकार चाहे तो वो 3 तलाक और बाकी के जो प्रथाएं बंद हुई हैं उस तरीके से मैरिटल रेप पर भी अपना एक बड़ा फैसला ला सकती है। तो ऐसा क्या आपको रीजन समझ में आता है कि सरकार आज भी इस फैसले पर सही तरीके से काम करने में असमर्थ है? वो ट्रिपल तलाक इजी था उनके लिए। वो तो माइनॉरिटी था इसलिए कर पाए। अभी मेजोरिटी को कौन मतलब तकलीफ देगा? और मेजोरिटी मर्द जो है, वही तो ये सरकार का ये जो है कल्चरल रिवाइवल कर रहे हैं। वो महिलाओं को उनकी जगह दिखा रहे हैं। और महिलाएं सब पूजा पाठ में बिजी हो रही है आजकल। पढ़ी लिखी महिलाएं भी छुट्टियां निकाल निकाल के अभी पूजा पाठ के लिए वक्त देती है। तो इस हालत में अनलेस एंड अनटिल पढ़े लिखे पुरुष और पढ़ी लिखी महिलाएं खुद को डिग्निटी लाने के लिए कानून पे या समाज पे या स्पेशली पॉलिटिकल लीडर्स पे अ, ये नहीं करेंगे, दबाव नहीं डालेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि कानून तो आएंगे और ये कानून सिर्फ कागज पे रह जाएंगे। क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस आया, हमें बहुत खुशी हुई, लेकिन वो रिस्पेक्ट देने वाला पुरुष कहाँ पे है? मतलब डोमेस्टिक वायलेंस इज नॉट अगेंस्ट मेन, लेकिन फिर भी वो जिम्मेदार पुरुष कहाँ पे है? और कोर्ट हमेशा फाइनली कोई भी केस आ जाए, ही टॉक्स ओनली अबाउट द कॉम्पनसेशन और फिर मेंटेनेंस। सजा की जो एक सोच होना चाहिए कि ही शुड नॉट डू इट अगेन, वो करने के लिए जो इच्छा है उसकी कमी कमी है, जुडिशियरी में भी और पुलिस में भी। एग्जैक्टली। इवन मैरिटल रेप के अगेंस्ट भी जो आवाज उठा रहे हैं लोग या इस तरीके के मूवमेंट का कर रहे हैं, या आज महिलाएं इसके खिलाफ आवाज उठा रही हैं, तो पुरुषों के खिलाफ आवाज उठाना नहीं कहेंगे इसको। इस विचारधारा की और इस तरीके के जो क्राइम मेंटेलिटी के कुछ लोग हैं इस समाज में, इस देश में, उनके खिलाफ है। तो इसको पुरुषों के खिलाफ तो हम मैरिटल रेप का मूवमेंट बनाना, पुरुषों के खिलाफ मूवमेंट बनाना नहीं कह सकते हैं। लेकिन वही है कि विचारधाराओं का और अपनी अपनी मानसिकताओं का अंतर देखने को मिल जाता है इस तरीके की घटनाओं के बाद। मेरा आपसे एक हम्म। आखिरी सवाल रहेगा कि अ, सुझाव क्या रहेंगे आपकी तरफ से महिलाओं के लिए भी, और एक सामाजिक रूप से भी, और सरकारिक रूप से भी हम देखें कि किस तरीके से इसमें बदलाव और इसकी स्थितियों को सुधारा जा सकता मुझे ऐसा लगता है कि एक सोशल प्रेशर के लिए बहुत सारी अभी महिलाओं का सम्मेलन होना चाहिए, पढ़ी लिखी महिलाओं का। क्योंकि बहुत सारे बार क्या होता है कि एनजीओ हमारे जैसे जो है वो बहुत ग्रास रूट में काम करते हैं, तो ग्रास रूट की महिलाओं का अवेयरनेस बढ़ जाता है। लेकिन मैं जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस की कमिटीज में देखती हूँ, मैं बड़ी बड़ी कंपनियों में जाती हूँ, जो महिलाएं बहुत ज्यादा सैलरीज लेती है, लेकिन वो विक्टिम होती है। और मैं देखती हूँ कि वो विक्टिम्स घर पे भी ऐसा ही बिहेवियर सहन करती है। तो महिलाओं को उनके खिलाफ जो एट्रोसिटीज होती है वो रिकॉग्नाइज करने के लिए और उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए उनको ट्रेनिंग का जरूरत है। और ट्रेनिंग के पहले बोलना जरूरी है। और वो बोलने के लिए स्पेसेस तैयार करने होंगे। वो शायद आपके कंपनी में हो या फिर आपके कॉलेज में हो,
छोटे छोटे जो ग्रुप्स होते हैं लड़कियों के लिए लड़कों के लिए, उसमें चर्चा होना चाहिए, और वो इनिशिएटिव वहाँ का जो मैनेजमेंट है उसको लेना है, और यंग जनरेशन को उसके खिलाफ, मतलब उनको एटलीस्ट प्रपोज करना चाहिए। क्योंकि मैं ऐसा देखती हूँ कि करंट यंग जनरेशन वो बहुत अलूफ है, वो किसी में इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते। दे आर ओनली एजुकेटिंग देमसेल्फ, ट्राइंग टू अर्न हायर सैलरीज, एंड इफ टाइम कम्स दे वांट टू लीव दिस कंट्री। तो यहाँ पे रह के यहाँ के कुछ बदलाव लाने के लिए जो करने का एक जुनून होता है, वो मतलब युवा युवती में लाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज कुछ नहीं कर रही है, उनको करना चाहिए, उनके विंग्स बनाने चाहिए, और कॉन्फ्रेंसेस लेना चाहिए। वो वार्ड लेवल पे हो सकता है, वो कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे हो सकता है, ग्राम सभा के लेवल पे हो सकता है। हालांकि उसके लिए पैसा है अभी। मतलब मैं गांव में काम करती हूँ कि ग्राम पंचायत का फंड्स होते हैं महिला सक्षमीकरण के, उसमें ये चीजें बोलने के लिए हम प्रोत्साहन देना चाहिए। सिमिलरली इट इज देयर इन द म्युनिसिपालिटी। तो दे शुड क्लेम देयर राइट्स फॉर ट्रेनिंग देमसेल्फ, ऐसा बिल्कुल। मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल वही है कि मतलब इस देश में जितने भी स्तर पे जो भी लोग हैं, जितने भी वर्ग के लोग हैं, उम्र के लोग हैं, उन्हें अपने अपने तरीके से जहां पर भी अगर वो किसी भी तरीके की घटनाओं के इर्द गिर्द रह रहे हैं, काम देख रहे हैं, महिलाओं के साथ हिंसा को होते हुए देख रहे हैं, तो चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, अगर आप उस चीज को गलत समझते हैं तो उसके खिलाफ आपको आवाज उठानी चाहिए। और मतलब इंदिरा फेलोशिप भी एक वही मुहिम है, वही मूवमेंट है। शक्ति अभियान पूरा महिलाओं का, महिलाओं के लिए बना हुआ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर प्रकार की घटना और हर प्रकार की प्रताड़ना के खिलाफ महिलाओं को जागरूक करता है और उनकी बराबर हक और हिस्सेदारी के लिए उन्हें तैयार कर रहा है। तो वेरी गुड। थैंक यू सो मच मैम, आपने आज बहुत डीपली हमें काफी सारे पॉइंट्स के साथ, चीजों के साथ, इवन कुछ केस स्टडीज के साथ इस विषय पर बातचीत की, जो कि ये विषय अपने आप में बहुत समझने लायक है। हम सब महिलाएं हैं, हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्टनर के साथ रह रहे हैं, रहेंगे। तो एज अ यूथ हम लड़कियों को भी थोड़ा सा उस कंसर्न से सोचकर समझकर अपनी लाइफ के डिसीजन लेने की जरूरत है। और अगर आप किसी प्रताड़ित या इस तरीके की परेशान महिलाओं के इर्द गिर्द रह रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि उन्हें जागरूक करें। तो थैंक यू सो यस। मच, आपने अपना कीमती समय दिया शक्ति संवाद में। इस तरीके के मुद्दे के लिए आप हमारे बीच आई और अपने अपनी बात रखी। तो थैंक यू वंस अगेन, और थैंक यू सो मच एवरीवन। ऐसे ही मुद्दों थैंक पर यू, और आपको हमेशा ऑल द बातचीत। बेस्ट। जो कोशिश है उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम। मैं अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगी, खासकर जो महिलाएं ये शक्ति संवाद देख रही हैं, कि आपने आज इस डिस्कशन में जो भी बातें सुनी और समझी, कृपया वो अपने तक ना रखें। ये हर एक देश की महिला की जिम्मेदारी है कि दूसरी महिलाओं तक इस विषय को पहुंचाएं। धन्यवाद।